आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं यहाँ हमारे साथी विधायक चौधरी मामन खान, हमारे सभी कांग्रेस के साथी यहाँ उन सब का यहाँ स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम जो अभी पिछले हफ्ते जो एक कानून पास हुआ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, उसके संदर्भ में आपके ये पत्रकार वार्ता आयोजित की है। साथियों, ये जो वक्फ का कानून है, ये 1955 में कानून बना था और 1995 में फिर से इसको रिपील करके, रद्द करके फिर से नया कानून बना था और 2013 में इसमें संशोधन हुआ था और इसमें 57 संशोधन 2013 में करे गए थे और अगस्त 2024 में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने ये जो है बिल ये पार्लियामेंट में पेश किया था और जिसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पार्टियों के आग्रह पे उसको सौंप दिया गया था और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस रिपोर्ट को जो था उसको 15-11 की वोटिंग से ये हुआ था और इसमें 14 संशोधन, और वो 14 संशोधन वही थे जो या तो भारतीय जनता पार्टी या उनकी सहयोगी पार्टियों ने जो सुझाए थे। विपक्ष के जितने अमेंडमेंट थे या जितने बदलाव के उनके ऑब्जेक्शन थे उनको दरकिनार कर दिया गया। यहाँ तक कि जो उनका डाइसेंट नोट था वो भी शामिल उस रिपोर्ट में नहीं किया गया था। फिर विपक्षी दलों ने स्पीकर में और लोकसभा में जब इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठाया तो उनके डाइसेंट नोट तो शामिल कर लिए गए थे, लेकिन ये मसौदा जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पहले से ही ऐसा लग रहा था कि इस बिल को अपने संख्या बल के आधार पे पास कराना चाहती है और इस बिल पे सभी विपक्ष पार्टियों को एतराज़ थे और इसी वजह से इसका चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो उसमें सभी विपक्षी पार्टी ने एकजुट होकर उसमें इसका विरोध किया। बड़ी लंबी बहस हुई, लेकिन दुख इस बात का है कि विपक्ष की जो भी सुझाए हुए संशोधन थे, और संशोधन इसलिए थे क्योंकि ये एक्ट कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। जो हमारा संविधान कहता है उस संविधान की इच्छा और उस संविधान की जो मंशा है उसके अनुरूप नहीं है और जो हकूक इस देश में से उसके नागरिकों को हमारा संविधान देता है और ख़ास तौर पे आर्टिकल 26 जो संविधान का है, जो वो कहता है कि इस देश में सभी बराबर हैं और सबके धर्म को और उनके आस्था के हिसाब से उनको अपने मानने का अधिकार है और किसी के साथ कोई जो है भेदभाव ना हो, ये मंशा है संविधान के। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपको, हमारे वक्फ में संवैधानिक तौर पे ये गलत है। संविधान जो मर्यादा या जो मान्यता है उसके अनुरूप नहीं है और इसीलिए हम आज आपके बीच में कहना चाहते हैं कि बहुत से बिंदुवार मैं आपके बीच में करना चाहूँगा कि इसमें आर्टिकल 26 कहता है कि सभी को अपनी जो है धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से उनको चलाने का अधिकार है हिंदुस्तान के नागरिक को। लेकिन इस बिल के माध्यम में आप देखोगे कि किस तरीके से
धर्म के बीच में हस्तक्षेप भी है और इस बिल के माध्यम से जो है एक धर्म को मानने वाले लोगों के साथ उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और इसीलिए ये कहते हैं देश में मुसलमानों के अलावा चाहे वो हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, कोई भी धर्म में दूसरे धर्म के आदमी को उसके जो धार्मिक कार्य चलाने के लिए किसी को भी शामिल नहीं किया जाता। लेकिन इस कानून के बाद इस तरह का जो फैसला इस एक्ट में आया है उसका हम विरोध करते हैं। बिंदुवार में कहूँगा, कोई भी व्यक्ति अपनी वक़्फ़ करने के लिए आज़ाद था पहले, लेकिन अब उसके लिए शर्त लगा दी गई है कि 5 साल से वो अपना इस्लाम धर्म पे चलता है तो ही वो अपनी वक़्फ़ प्रॉपर्टी कर सकता है किसी, और इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उसका 5 साल का प्रैक्टिसिंग मतलब जो है मुसलमान होने का प्रमाण कौन देगा। और विधान लोकसभा में, राज्यसभा में इसका कोई जवाब सरकार से नहीं आया। और जो इसका वक़्फ़ करने वाला है उसकी कहीं ना कहीं कनाइवेंस नहीं होनी चाहिए। अब उसका अपनी वक़्फ़ की जायदाद दे रहा है तो किस तरह की कनाइवेंस है और उस कनाइवेंस का फैसला कौन करेगा। इसी तरीके के वक़्फ़ बाय यूज़र, ये अब जो है इस संशोधन के बाद वो कराई नहीं जा सकती, जबकि अदालत जो है हमारे कनाइवेंस का फैसला कौन करेगा। इसी तरीके के वक़्फ़ बाय यूज़र, ये अब जो है इस संशोधन के बाद वो कराई नहीं जा सकती, जबकि अदालत जो है हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया है उसमें अपनी जायदाद को दे सकता है। लेकिन अब जो है वक़्फ़ बाय यूज़र जो है क्लॉज से इस तरह की अपनी जायदाद नहीं दे सकता। अगर किसी जायदाद को, वक़्फ़ की जायदाद को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ये समझती है, सरकार समझती है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो पहले उसके लिए जो फैसला करता था वो एक ट्रिब्यूनल था। और ट्रिब्यूनल में भी लोगों को गलतफहमी है। ट्रिब्यूनल में जो डिस्ट्रिक्ट जज और एक जो है उसके साथ जो ऑफिसर्स के साथ एक जो है पक्षदार होता था, एक 3 मेंबरी ट्रिब्यूनल होता था जो जुडिशियल ऑफिसर्स का होता था और जुडिशियल पावर होती थी। अब उसमें ये हो गया कि सरकार का अधिकारी, उस सरकारी ज़मीन का अगर कोई क्लेम आता है तो सरकार का आदमी ही, सरकार का अधिकारी उस क्लेम को डिसाइड करेगा। ये तो ऐसे ही हो गया कि अपने आप में जज भी वही, और अपने आप में तो आप समझ सकते हो कि कैसे फैसला होएगा किसी चीज़ के लिए। और अगली बात, हर एक धर्म में अपने अपने धार्मिक जो कार्य को चलाने के लिए किसी दूसरे धर्म का जो है व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो सकता। लेकिन इसमें संशोधन कर दिया कि अब गैर मुस्लिम भी जो है स्टेट वक़्फ़ बोर्ड में जो हो सकता है और इस मेंबर हो सकता है, और मेंबर होके वो इन जो है अपने कार्यों को, धार्मिक कार्यों को, मुसलमान के धार्मिक कार्यों को वक़्फ़ बोर्ड वालों को चलाने में रहेगा। और आखिर में एक लिमिटेशन का जो कानून है, म्याद का कानून है, वो पिछले वक़्फ़ जो उसमें एक्ट में उसकी लिमिटेशन जो थी उसका अप्लाई नहीं करता था, इसमें उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई जो दावा होगा तो या तो वो लिमिटेशन की वजह से, या वो जो है कि भाई आपने जो एनक्रोचर हैं जो इन पे अवैध तरीके से बैठे हैं वो एडवर्स पोजेशन करके लिमिटेशन के जो होने का जो था वो अप्लाई होने से उस चीज़ का भी वो हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे जो एक्ट है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुसलमानों के हकूक़ से, उनके धार्मिक जो है प्रबंधन में और वक़्फ़ बोर्ड में जो एक वक़्फ़ बोर्ड की जायदाद जो, उनको मैं समझता हूँ कि सरकार इससे अपना जो है कब्ज़ा करना चाहती है, इससे वंचित करना चाहती है। अक़लियतों के जो भावना है वो आज के दिन इस
भावनाओं को सारे देश के नेताओं में और राज्यसभा और लोकसभा में आपने देखा उसका करते हैं। हम भी आपके माध्यम से अपना विरोध दर्ज करते हैं। और ये कोई पहला वो नहीं है, जब से बीजेपी आई है आप देख सकते हो कि कभी एनआरसी और सीए आया, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, और हिंदुस्तान में एक ही मुस्लिम राज्य था, बहुल राज्य, मुस्लिम बहुल राज्य था, वो जम्मू एंड कश्मीर था। उसको भी राज्य को तोड़ के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जबकि आज तक भी इतने सालों बाद भी आज भी उसका स्टेटस यूनियन टेरिटरी है, जबकि वहाँ चुनी हुई सरकार है। और पिछले 5 सालों में अक़लियतों के साथ जो उनका बजट था वो 2019-20 में 2023-24 तक 18,274 करोड़ था। उसमें से 3,574 करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं हुआ सरकार में। ये मंशा दर्शाती है कि यूपीए बीजेपी की मंशा अक़लियतों के प्रति कैसी है। और इसी तरीके से चाहे अक़लियतों की स्कॉलरशिप की बात हो, उनके एजुकेशन में, शिक्षा में जो उनकी असिस्टेंस की बात हो, सारी बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। तो हम समझते हैं ये सरकार अक़लियतों के साथ भेदभाव कर रही है। और इस एक्ट के माध्यम से हम ये कह सकते हैं जो असंवैधानिक है। और इसमें हम आज सारे साथी इस बात को कहते हैं कि चाहे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे अन्य संगठन हो, हम सब मिलके हम समझते हैं कि आज ज़रूरत है हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की। हम इसके जो इसमें हमारी सलाह मशवरा हुआ है, जो भी हमारे पास कानूनी रास्ते हैं हम उनको भी करेंगे, चाहे हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़े। और जब भी कोई कॉल आएंगे हमारे संगठन के और हम उसमें अपना एहतजाज जो है, जैसे हमने CA/NRC में किया था, चाहे किसान के आंदोलन की बात करें इस इलाके ने, हम अपने हकूक़ के लिए उसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। और उसके लिए हम जो भी हमारी कोशिश होगी, इस सरकार की जो ये मंशा है कि अक़लियतों के साथ उनके हकों को मारने की, उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे।